देखें ट्राइबल इंडिया टीवी में पहली बार एक बड़े झारखंड आंदोलनकारी की धमाकेदार इंटरव्यू। झारखंड अलग राज्य के लिए कैसे लड़ी लंबी लड़ाई, अलग राज्य की लड़ाई लड़ने के लिए कैसे बैंकों को लूटा, रेल लाइन की पटरियां उड़ाई, ट्रकों को जलाया और तो और बारूद की फैक्ट्री को भी लूटा। एनकाउंटर होने से कब और कैसे बचे? बोडोलैंड ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और गोरखालैंड से भी रहा संपर्क। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अलग झारखंड राज्य की लंबी और बड़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने अलग राज्य गठन को लेकर क्या कुछ किया, उस शख्सियत से जब हमने बात की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उन्होंने झारखंड अलग राज्य करने के लिए अपने शैक्षणिक सर्टिफिकेट को भी जला दिया और सबसे बड़ी बात कि उस आंदोलन को चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत थी, जो सामान की जरूरत थी, उसके लिए उन लोगों ने बैंक में डकैती भी डाली। यहां तक कि विस्फोटक की फैक्ट्री को भी लूट लिया और तो और आंदोलन के क्रम में रेल की पटरियों को भी बम के धमाके से उड़ाया और साथ ही कई ट्रकों को भी आग के हवाले किया। आंदोलन एक ऐसा रूप ले चुका था कि हर तरफ इसकी चर्चा थी, केंद्र में भी इसको लेकर चिंता जाहिर की गई थी। सबसे बड़ी बात कि जो आंदोलनकारी के इस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक वक्त ऐसा आया जब इनका सामना मौत से हुआ और वो एनकाउंटर होते होते बचे। तो आइए मिलते हैं झारखंड के उस आंदोलनकारी से जिनका कनेक्शन आसाम के बोडोलैंड, गोरखालैंड और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन से भी रहा है। और अब झारखंड चूंकि 25 वर्ष का हो जाएगा तो हमने ट्राइबल इंडिया टीवी में यह पहली बार ऐसा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिस शख्स ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतनी लंबी और बड़ी लड़ाई लड़ी। जब हमने उनसे पूछा कि जिस झारखंड के सपने को साकार करने के लिए, जिस राज्य के गठन को लेकर आपने लड़ाई लड़ी, तो क्या उस झारखंड का सपना साकार हुआ? क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखें सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल इंडिया टीवी में। दादा, सबसे पहले तो ट्राइबल इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। जोहार। जोहार। ये बताइए कि आपका जब आंदोलन चल रहा था तो मैंने सुना कि आपका एक समय ऐसा आया कि बहुत करीब से मौत का सामना हुआ, आपका एनकाउंटर होने वाला था। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये एकदम शुरुआती दौर की लड़ाई का हिस्सा था हमारा। और मैं 25 सितंबर 1987 को पहली बार गिरफ्तार हुआ था। हजारीबाग जेल में मुझे डाला गया था हमारे साथियों के साथ में। हजारीबाग जेल से नवंबर महीने में हम छूटे थे और उड़ीसा में हमारा कार्यक्रम था। उड़ीसा के गुंडूरिया गांव में। गुंडूरिया गांव उड़ीसा में एक ऐतिहासिक गांव है जहां पर आज़ादी के ठीक 1 साल के बाद पुलिस की गोली चली थी। वो भी अलग राज्य की मांग को लेकर वहाँ पे लोग आंदोलनरत थे। वहाँ पे गोलियाँ चली थी और काफ़ी लोग वहाँ पे मारे गए थे। हम लोगों ने उसी ऐतिहासिक गांव को चुना था। आजसू की केंद्रीय सभा हम लोगों ने बुलाई थी उस गांव में और गुंडूरिया गांव हमको पहुंचना था, लेकिन उड़ीसा पुलिस इतना सक्रिय हो गई थी कि हमें मुख्य रास्ते से जाना बहुत मुश्किल था। हम लोगों ने जंगल का रास्ता चुना था और जंगल के रास्ते से हम गुंडूरिया गांव पहुंचे थे। लेकिन गुंडूरिया गांव घुसने के पहले ही हम लोगों ने देखा कि पूरा उड़ीसा की पुलिस बॉर्डर पर
हम लोगों का इंतज़ार कर रही थी कि यहाँ से कोई घुसे नहीं। चूँकि आंदोलन जैसे जैसे बढ़ रहा था और हम लोगों ने बृहत राज्य की मांग उठाई थी, तो उड़ीसा पुलिस भी सक्रिय हो गई थी। और जब हम वहाँ घुसने लगे तो उनका मकसद था हम सबों को गिरफ्तार करना, हमारी मीटिंग नहीं होने देना। फिर भी हम पूरे अलग अलग राज्यों के लोग, उसमें बंगाल के भी हमारे साथी थे, उड़ीसा के साथी थे, झारखंड के साथी थे। हम लोग गुंडुरिया गांव गए, हम लोगों ने मीटिंग शुरू की वहाँ पे। लेकिन वहाँ के गांव के हमारे जो कार्यकर्ता थे, उनको ये अंदेशा था कि पुलिस गांव तक आएगी। फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे गांव को घेर रखा था सूचना के दृष्टिकोण से कि अगर पुलिस गांव में आएगी भी तो उसकी सूचना हम सबों को मिलेगी। हम लोगों ने मीटिंग शुरुआत किया, मीटिंग में बैठे हम सारे लोग। उस समय बिजली नहीं थी वहाँ पे, पेट्रोमक्स की लाइट में हम लोग मीटिंग कर रहे थे। तब तक में एक लड़का हाँफता हाँफता आया, बोला पुलिस गांव की ओर घुस रही है। इसी बीच में भगदड़ मची, हमारे साथी उठ खड़े हुए। हमने कहा बैठो, जब लड़ाई लड़ने निकले हैं तो हम भागने के लिए नहीं निकले हैं, हम यहाँ पे मीटिंग करने आए हैं, हम मीटिंग करेंगे, इसका जो भी अंजाम होगा वो देखा जाएगा। हम लोग फिर बैठ गए मीटिंग में, मीटिंग शुरू हुई। फिर 10 मिनट के बाद एक लड़का फिर भागता हुआ आया, बोला पुलिस गांव में प्रवेश कर चुकी है। फिर भी हम लोग उठे नहीं, हम लोग वहाँ बैठे रहे। हमने पेट्रोमक्स के बत्ती को थोड़ा धीमा किया, दरवाज़ा को अंदर से लगवाया और लड़कों को बैठा। वो ढाबा जैसा घर था, जैसे गांव में ढाबा बनाते हैं हम लोग, ढाबा के ये में करीब करीब 50-60 लोग हम लोग थे, सेंट्रल कमेटी के लोग थे। वहाँ पर हम लोग बैठ गए, हमारी मीटिंग शुरू हुई। पुलिस आ रही है, पुलिस के बूटों की आवाज़ आ रही है, पुलिस के बूट की आवाज़ दूर से ही हम लोग सुन पा रहे हैं, उसके बूट की आवाज़ आ रही है। पुलिस हमारे जहाँ पे हम मीटिंग में बैठे थे उस जगह में से पुलिस क्रॉस कर रही है। हम लोग जान रहे हैं कि पुलिस जा रही है, लेकिन उसी में से एक पुलिसकर्मी को दरवाजे के पास बहुत सारे जूता चप्पल दिखाई दे दिए। उसने कहा अरे यहाँ तो जूता चप्पल है, अंदर में जरूर कोई होगा। पुलिस ने पूरा नॉक करना शुरू किया दरवाज़ा। लड़कों ने दरवाज़ा ढकेल के रखा अंदर से। हमने कहा दरवाज़ा ढकेलो मत, पुलिस को आने दो। हम लोग सामने में दीवार में ऐसे करके बैठे हुए थे आराम की मुद्रा में। पुलिस दरवाज़ा खटखटाते उसने दरवाज़ा धक्का मारा और धक्का मारते ही सारे लोग पुलिस के सामने में आ गए। पुलिस ने टॉर्च मारा, रात का समय था, पुलिस ने टॉर्च मारा, सारे लोगों के ऊपर में टॉर्च मार के और सबके सीने में पुलिस ने राइफल तान दिया। बोला अरे यहाँ तो सारे लोग मिल गए एक ही बार से, यहाँ तो सारे लोग मिल गए। फिर भी पुलिस ने क्या किया, राइफल हमारे सीने में सटाकर हम लोगों को वहाँ से निकाल के गिरफ्तार किया और हम लोगों को एक लाइन में लगा दिया। लाइन में लगा दिया, बोलो इनको लेके चलो। जो गांव था उसके किनारे किनारे जंगल थे। हम लोगों को वहाँ से पैदल गांव से बाहर निकाला गया। गांव से निकालने के बाद बीच में जंगल पड़ता है, घना जंगल पड़ता है। जंगल के रास्ते से हम लोग जाने लगे। जंगल के बीच में, घने जंगल के बीच में एसपी ने कहा कि रोको, और रुकने के बाद लाइन लगा के सारे लोगों को खड़ा कर दिया और उसके बाद बोला सारे लोग लाइन में लग जाओ। और एक तरफ हम लोग लाइन में लगे थे जंगल में और एक तरफ पुलिस राइफल तान के हमारे अपोजिट में खड़ी हो गई। जब एसपी ने कहा कि शूट कर दो, हम लोगों ने आंखें बंद कर ली। लेकिन देखिए, लड़ने आज भी मैं उस दिन को, उस क्षण को याद करता हूँ कि लड़ने वालों के साथ में ऊपर वाला होता है। हमने आंखें बंद करके ऊपर वाले को याद किया कि भगवान, अगर हमें झारखंड की लड़ाई लड़नी है तो हमको तो बचना पड़ेगा, अब सब कुछ आपके ऊपर में है। इसी बीच में मैंने सेकेंड भर के लिए आंखें बंद की थी। इसी बीच में एक जोरदार दहाड़ सुनाई पड़ी। दहाड़ सुनाई पड़ी, वो दहाड़ क्या थी कि तुम हमको गोली मारोगे, मारो गोली, मैं इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का आर्मी हूं।
सबकी आंखें उसकी तरफ चली गई, टॉर्च उसके ऊपर में चला गया, आंखें उसकी तरफ में चली गई। हमने देखा कौन आदमी है भाई, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का आदमी हमारे साथ। पता चला ये कि वो जो मिलिट्री मैन था वो छुट्टी में, उस समय श्रीलंका की लड़ाई चल रही थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वहां पे ऑपरेशन में गई हुई थी, उसी में छुट्टी में वो अपने गुंडूरिया गांव आया हुआ था। आरएसपी ने अपना विचार बदला और उसके बाद हम लोगों को वहां से लेकर और बारीपदा जेल में हम लोगों को डाला गया। रात में बारीपदा जेल में हम लोग वहां 3 महीने रहे। 3 महीने में हम लोगों ने वहां के लड़कों को जो प्रशिक्षण दिया, आज भी वही लड़के उड़ीसा में नेतृत्व दे रहे हैं। कोई मंत्री बनकर नेतृत्व दे रहा है, कोई एमएलए बनकर नेतृत्व दे रहा है। आज के दिन में हमारे 7 एमएलए वहां पर उड़ीसा में हैं। और जो सुदाम मार्डी था, जो अभी अभी रेवेन्यू मिनिस्टर था ये बीजू की सरकार में, उसका रेवेन्यू मिनिस्टर वो हमारे साथ जेल में था, यहाँ बैठता था, हम लोग उनको बताते थे, प्रशिक्षण लेते थे। खेलाराम माली, साहिबा सुशील हंसदा, बोदोन हंसदा, ऐसे तमाम साथी सारे लोग वहाँ एमएलए बने। और उड़ीसा में एक जमीन तैयार हुआ अलग राज्य की, और वहीं से लड़ाई हमारा तेज हुआ है पूरे मयूरभंज में। जहां चुनाव लड़ा गया, सालखन उसी जमीन पर सालखन मुर्मू चुनाव लड़े, वो एमपी बने। उसी जमीन पर कई लड़के हमारे एमएलए बने, उसी जमीन से कई लड़के एमएलए बन के मंत्री बने। और आज भी जब हम वहाँ पे जाते हैं, उन जंगलों को याद करते हैं, उस जंगल के स्पॉट में जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, तब लगता है कि ये इस लड़ाई में, ये लड़ाई ऐसे नहीं थी और राज ऐसे नहीं बना। हमें जरूर अफसोस है कि हम उड़ीसा को शामिल नहीं कर पाए, लेकिन जज्बा वही था कि बृहद झारखंड की मांग को मंजिल तक पहुंचाना है। बृहद झारखंड की लड़ाई लड़ रहे थे आप, क्या सोचकर लड़ रहे थे कि कैसा होगा जब राज्य बनेगा, तो कैसे सजाएंगे, कैसे संवारेंगे? क्योंकि अब झारखंड का 25 वर्ष पूरा होने वाला है, तो आपने जो लड़ाई लड़ी, उलगुलान किया, जिस तरह से एक एक कदम पे समझिए कि बारूद रखा है, उस बारूद के ढेर पे चलते हुए आप लोगों ने राज्य को अलग कराया। क्या वो राज्य, जिस सपना को आपने देखा था, वो साकार हुआ? बहुत दर्द होता आज ये कहते हुए, जिस राज्य की लड़ाई के लिए हम लोगों ने जान की कुर्बानी तक हम लगाने को तैयार थे, और सिर्फ हम लोग नहीं, 10,000 छात्र, पूरे राज्य में हम लोगों ने 10,000 छात्रों को प्रशिक्षित करके तैयार किया था। और हमारा प्रशिक्षण कोई क्लासरूम का प्रशिक्षण नहीं होता था, हम गांवों में जाते थे, जंगलों में रात रात भर बैठकर, नदी के किनारे जंगल के अंदर में बैठकर हम लोगों को प्रशिक्षण देते थे। हथियार का प्रशिक्षण नहीं देते थे, वैचारिक रूप से हम लोगों ने लोगों को तैयार किया था कि झारखंड क्यों झारखंड चाहिए हमें। हमने लोगों को बताया कि ये जो धरती है हमारी, ये इतना सोने का झारखंड है कि हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, हमारा भविष्य उज्जवल है। लेकिन स्थिति क्या थी? उपनिवेशवाद, एक बड़ी लड़ाई थी हमारी उपनिवेशवाद के खिलाफ, कि हमारी जमीन पर बड़ी बड़ी कंपनियां आके यहाँ के लोगों के साथ में उन्होंने खिलवाड़ किया। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला, उनको जमीनें नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, और पलायन का सिलसिला शुरू हो चुका था बड़े पैमाने पर। यहाँ से लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों में रोजगार की तलाश में जाते थे। यही था हमारा गुस्सा। हमारी धरती में सब कुछ, लोहा, सोना, चांदी, अबरक, कॉपर, यूरेनियम, जिससे पूरे देश की इकोनॉमी चलती है। 30% रेवेन्यू हम पूरे देश को देते हैं, और वो उस झारखंड में हमारे लोग, जिसकी जमीन पर इतना खदान है, खनिज है, वो हमारे लोग बाहर काम करने के लिए जाएंगे। यही हमारे आक्रोश का सबसे बड़ा कारण था। हम लोगों ने आह्वान कर दिया छात्रों को, क्या है तुम्हारा भविष्य, क्या करोगे भविष्य में? नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, कहां जाओगे? झारखंड छोड़ के रोजगार की तलाश में बाहर जाओगे? जाना नहीं है किसी को। जरूरत पड़े तो स्कूल कॉलेज छोड़ो और पहले झारखंड की लड़ाई लड़ो, तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हम लोगों ने स्कूल कॉलेज छोड़ने का आह्वान किया।
ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तो हम लोग लड़कों को स्कूल कॉलेज से बाहर निकाल कर और लड़ाई के मैदान पे कूद पड़ने को तैयार थे। लड़कों ने छोड़ा भी स्कूल, लड़कों ने कॉलेज भी छोड़ा। और हमें याद है 1 जनवरी 1988 को हम लोगों ने इसी आक्रोश को दिखाने के लिए खरसवां में शहीद बेदी पर हम लोगों ने खून का तिलक लगाया। हम लोगों ने अपनी शैक्षणिक डिग्री जलाई। हम लोगों ने अपनी शैक्षणिक डिग्री जलाई। उस समय मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट था, मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट था। और हमने लोगों को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कि मैं उस हद तक कुर्बानी दे सकता हूं, राज बने ये हमारी बड़ी प्राथमिकता है। हमको रोजगार मिले ना मिले ये बड़ी बात नहीं है, हम सर्टिफिकेट जला सकते हैं। और हमारे आह्वान पर सैकड़ों हमारे साथियों ने खरसवां के बेदी पर खून के तिलक लगाए हैं और सारे लोगों ने सर्टिफिकेट जलाया है। तो ये जो सर्टिफिकेट जलाया, लेकिन उस वक्त बात होती थी जब आजसू की कि स्टूडेंट्स का यूनियन है और अलग झारखंड की लड़ाई लड़ रही है, तो उसके साथ साथ लोगों के दिमाग में ये भी था कि बम के धमाके भी होते हैं, गोलियां भी चलती है, आग भी लगाई जाती है। तो इतना आक्रोश था कि लोगों में एक तरह से दहशत भी था। अगर किसी तरह की कोई बात हो गई कि आर्थिक नाकेबंदी करनी है तो प्रशासन उस वक्त की एकदम घबरा जाती थी। तो कैसे मतलब तैयारी करते थे, क्या इस तरह से धमाके करते थे आप लोग? देखिए, मुद्दे हमारे सामने थे, गंभीर मुद्दे थे, लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था हमारे पास में। और उसी क्षण असम का आंदोलन चल रहा था। असम एकॉर्ड राजीव गांधी ने जाकर असम समझौता कराया था। हम लोगों को विश्वास था कि जब वहाँ के छात्र अलग राज ले सकते हैं अपनी लड़ाई के बल पे, तो हम क्यों नहीं ले सकते। हमारी प्रेरणा वहाँ थी। और उसी क्षण गोरखालैंड का आंदोलन चल रहा था, सुभाष गेसिम का। और हमें ऐसा लगा कि सरकार शांति की भाषा नहीं समझती है, सरकार हिंसा की भाषा समझती है। चूंकि हम नौजवान थे, खून हमारा खौलता था, तो हम लोगों ने हिंसा का रास्ता अपनाया। और हिंसा का रास्ता हम लोगों ने थोड़ा नहीं अपनाया। आज तक किसी को मालूम नहीं है कि हम लोगों ने क्या क्या किया उसके लिए। हम लोगों ने बैंक भी लूटे, 10 दिन में 10 बैंक लुटवाए हम लोगों ने। हमारे इतने कमिटेड कार्यकर्ता थे। और उस पैसे से हम लोगों ने हथियार भी खरीदे, उस पैसे से बारूद भी खरीदे। और मैं आपको आज बता दूं कि हम लोगों ने इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री भी लूटा, डेटोनेटर और जिलेटिन। मन में इतना ही था कि अगर हिंसा से सरकार सुनती है तो हिंसा होगी राज्य के अंदर में। और वैसी नहीं हिंसा होगी जहां आम आदमी मारे जाएंगे, हिंसा वहां होगी जहां हमारे खनिज पदार्थों को ले जाने की कोशिश हो रही है और हमको इग्नोर किया जा रहा है। आर्थिक नाकेबंदी का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। हम लोगों ने ट्रक जलाया, हम लोगों ने रोड ब्लॉकेट किया, हम लोगों ने रेल की पटरियां उड़ाई, हम लोगों ने ब्लॉक ऑफिसेस जलाए। सिर्फ सरकार के प्रति आक्रोश था, सरकार के प्रति एक प्रतिक्रिया थी कि हमारी जमीन पर हमारे साथ ऐसा पक्षपात क्यों होगा। और वही हिंसा का दौर थोड़े समय के लिए चला था। हम लोगों ने टाइम बॉन्ड रखा था, हम लोगों ने टाइम बॉन्ड अल्टीमेटम दिया था 1988 तक। अगर सरकार हमारी भाषा नहीं समझती है तब हम आंदोलन पे उतरेंगे और वो आंदोलन हिंसक होगा। इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार के ऊपर होगी, इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार के ऊपर होगी। बिहार सरकार था उस समय। तो उस वक्त क्या आप लोगों का बोडोलैंड और इस सब से कनेक्शन भी था? आप लोगों का प्रशिक्षण देने के लिए वो लोग आते थे या आप लोग भी प्रशिक्षण लेने जाते थे? वहाँ से भी बारूद या इस तरह की टेक्निक बताई जाती थी कि आप इस तरह से लड़ो? देखिए, रिश्ता तो हमारा पूरे देश के ऐसे आंदोलन से बना हुआ था। सबसे पहले असम गण परिषद से हमारा रिश्ता बना, और छात्र आंदोलन जो आबसू है, आंसू है जो, उसके साथ हम लोगों का रिश्ता बना। हम लोग उनके पास गए। उस समय हम लोगों को पता चला कि जो उनके लीडर थे वो गुफाओं में रहते थे और गुफाओं से रहकर आंदोलन का संचालन होता था। ये हमारे लिए प्रेरणा थी। तो असम आंसू का छात्र यूनियन, गोरखालैंड का स्टूडेंट यूनियन, बोडो स्टूडेंट यूनियन, इन सारे लोगों से हमारा संपर्क बना था। बोडो स्टूडेंट यूनियन के लोग यहाँ आते थे, हम भी वहाँ जाते थे उनके सम्मेलन में।
एलटीटी से भी संपर्क था? एलटीटी से संपर्क नहीं था। तो लेकिन ये जो आते थे तो बोडो आप लोग तो कहाँ मिलते थे? मतलब ये हम लोग खुलेआम मिलते थे, रांची शहर हम लोग में या खुलेआम कहीं मिलते जंगल? थे। लेकिन हमारा जो मतलब एक्शन प्लान होता था वो जंगलों में होता था। एक्शन प्लान दूर दराज के पहाड़ों में होता था। मैं आपको बता दूं, एक जगह तमाड़ रोड में चतनी बेड़ा है, ऊपर में चतनी बेड़ा, जहाँ जाने में 3 घंटा सिर्फ चढ़ने में लगते हैं। और चतनी बेड़ा को हम लोगों ने चुना था प्रशिक्षण कैंप के रूप में, और हम लोग सारी सामग्री लेके गए थे। और वहाँ हमारी पूरी टोली पैदल चतनी बेड़ा के पहाड़ में गई थी। वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि गांव के लोग वहाँ नहीं है। क्या बात है? तो सारे लोग बाजार गए हुए हैं। और दिलेरी देखिए झारखंड के गांव के लोगों की। हम लोग 9 बजे रात को वहाँ पहुँचे हैं, और गांव के लोग 9 बजे रात के बाद 9:30 बजे तक वो लोग पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद तुरंत देखते हैं, अरे यहाँ तो आए हुए हैं हमारे नेतागण, आए हुए हैं, आंदोलन करने वाले लोग आए, इन लोगों को खाना खिलाना है। रात में उन्होंने गांव के लोगों से चावल चंदा किया है, रात में खाना बनाया है, हम लोगों को सुलाया है। उसके बाद बोला कि कल सवेरे मीटिंग करेंगे। दूसरे दिन हम लोग मीटिंग किए उनके साथ में, और वहां से खरसवा ब्लॉक पड़ता, दलभंगा पड़ता है। फिर वहां से नीचे हम लोग पैदल उतरे, दलभंगा होते हुए हम लोग खरसवा। तो इस जो गतिविधियां थी तो उस वक्त क्या मतलब आप लोग भी कुछ ऐसे गुफा टाइप का या भूमिगत सुरंग उरंग कुछ बना के रखे थे? सुरंग तो नहीं था, लेकिन भूमिगत जरूर होते थे। भूमिगत होने के लिए हमारी लड़ाई एकदम भूमिगत लड़ाई नहीं थी, हमारी लड़ाई थोड़ा गुरिल्ला किस्म की लड़ाई थी। हम खुले भी रहते थे, छुप के भी रहते थे, लोगों के बीच में भी घूमते थे और संचालन करते थे। हम कभी वेश बदल के भी घूमते थे, साइकिल में मेन रोड में चलते थे। हमारे साइकिल के सामने वाले कैरियर में जिलेटिन होता था, डिटोनेटर होता था, और खुलेआम हम साइकिल से घूम के लोगों के बीच में जाकर लोगों को ऑपरेट करते थे। तो अपने हाथों से कभी हुआ कि धमाका किए हों? टाटी सिलवे में एक जगह है, हम लोगों को लगा कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट का हम लोगों ने कॉल दे दिया था। हम लोगों ने सारा अपना ये उठाया, टाटा रोड में चले गए, क्योंकि स्ट्रैटेजिक पॉइंट होता था हमारा कि जहाँ से लोग कोयला और लोहा लेके जाते हैं, हाईवेज को कैसे ब्लॉक किया जाए, इवन जीटी रोड कैसे ब्लॉक किया जाए। टाटा रोड के किनारे जब हमारा कॉल होता था तो जितनी गाड़ियाँ मिलती थी उस गाड़ियों को पहले हम आग लगाते थे, और आग लगाने का हमारा अपना टेक्निक होता था। हम लोगों ने पेट्रोल बम बनाया था, वो सिर्फ मारते ही टंकी में आग लगता था और ट्रक जलते थे। रेल पटरी को हम लोगों ने उड़ीसा ये क्या बोलते हैं, टाटी सिलवे से आगे रेल पटरी था। हम लोगों ने जो भी ट्रेनिंग लिया था वो सटीक ट्रेनिंग था हमारा, और पटरी कैसे खोला जाता है, फिश पेट कैसे खोला जाता है, उसके अंदर में कैसे एक्सप्लोसिव लगाया जाता है, वो सब हम लोग सीख चुके थे उस समय। जैसे ही नीचे लगता था तो पटरी ऐसे खड़ा हो जाता था, और हम लोग खुद शामिल होते थे उसमें, हम लोग खुद जाते थे। और मैं तो यहाँ से अपनी पूरी टीम लेकर मैं रात को 1 बजे निकलता था, और लुपुंगु टू चाईबासा में वहाँ पूरे साथियों को, जगन्नाथपुर से, बंदगांव से, चाईबासा से, चकधरपुर से लोगों को वहाँ जमा करता था। रात में 3 घंटे हमारी मीटिंग होती थी, इंस्ट्रक्शन देता था, और 4 बजे वहाँ से निकलता था। और सवेरे पहुँचने से पहले, इसके पहले कि पुलिस सक्रिय हो जाए सड़कों में, हम अपनी जगह पर चले आते थे। पुलिस जब पकड़ती थी, चूंकि आप लोग आंदोलन करते थे तो आपके बहुत बड़ी एक सहयोगी दल थी स्टूडेंट्स की, तो जब वो पकड़ाते थे तो किस तरह से व्यवहार किया जाता था उनसे? देखिए, पुलिस ने तो बहुत ही बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया हमारे आंदोलनकारियों के साथ में, बहुत ही बर्बरतापूर्वक, जो उस समय ऐसा कभी होता नहीं था। लेकिन हमारे जैसे घाटशिला में हमारे छात्रों को पकड़ा गया, घाटशिला थाना में ले जाके उनको उल्टा टांग के, और पुलिस ने बहुत वहाँ पे उनको मारा। उसमें से कई साथी मार के कारण से बाद के दिनों में वो आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन पुलिस ने वहाँ उस तरह की हरकत की, मार के लोगों को डराने की कोशिश की। लोहरदगा में हमारे साथियों ने जब
आंदोलन के लिए गिरफ्तारियां दी, उनको गिरफ्तार किया गया। वहाँ बॉक्साइट का माइंस था, हमारा इकोनॉमिक ब्लॉकेट था, बॉक्साइट माइंस रोकने के लिए लोग उतरे थे। सारी की सारी ट्रॉली बंद हो गई थी, जो बालू ढोने वाला ट्रॉलिंग था हिंदुस्तान ये का, वो सारा बंद हो गया था, बॉक्सआउट बंद हो गया था। हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक लड़का था, मुझे आज भी याद है, गुप्तेश्वर उरांव, वो उस लड़के को पुलिस ने उसके नाखून उखाड़ दिए थाना में ले जाकर टॉर्चर करने के लिए कि किसने यहाँ पे ऐसा काम किया है। तो पुलिस को जहाँ मौका मिला, जहाँ पुलिस ने, और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं पूरे राज्य के अंदर में, लोगों को टॉर्चर किया गया है। जेल में तो बंद हुए, बहुत मामूली बात थी। पुलिस के कुंदों से लोग मार खाए हैं, पुलिस के कुंदों से हम लोग भी मार खाए, पुलिस की लाठी से लोग मार खाए। पुलिस ने जैसा चाहा जहां उस तरीके से आंदोलन को कुचलने के साथ में कुचलने का प्रयास किया। तो उस वक्त तो बिहार सरकार था, वहाँ उड़ीसा में भी कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी। स्टेट गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती थी कि अलग राज्य का निपटारा हो जाए, उसका आधा हिस्सा चला जाएगा। तो राज्य सरकार के साथ भी एक लड़ाई, केंद्र सरकार के साथ भी एक लड़ाई। तो ये लड़ाई हमारी समझौता के लिए ही थी, ये प्रेशर टैक्टिक्स था हमारा कि आंदोलन के जरिए परिस्थिति ऐसी बने कि केंद्र सरकार मजबूर हो, और वही हुआ। 1989 के 72 घंटे झारखंड के बाद जब आर्थिक नाकेबंदी हुई, जब फैक्ट्रियों का, पूरे देश की फैक्ट्री का ये चिमनी जब बंद होने लगा, कोयला रुकने लगा, तब उन्होंने वार्ता के लिए हम लोगों को बुलाया। और उसमें भी बिहार सरकार की बदमाशी देखिए। हमारा जहाज जब जा रहा था रांची से, हम लोगों को पटना एयरपोर्ट में उतारा गया, जहाज रोक कर, और हम लोगों को वहां पे उतार कर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, वो सफल नहीं हुए। फिर हम लोग पटना से उसी जहाज पे चढ़ के हम लोग गए केंद्र सरकार के यहाँ, अपनी बातों को हम लोगों ने रखा, और उसके बाद हम लोग आंदोलन में आए। तो झारखंड का जो 25 वर्ष होने जा रहा है, आप इतनी गतिविधियां बता रहे हैं, इतनी सारी चीजें हुई, बहुत कठिन था, कई चुनौतियां थी, कितनी चुनौतियों को आप लोगों ने फेस किया, कब क्या होगा बताना मुश्किल, लेकिन अब जो है कि सपनों का झारखंड बन गया, 25 वर्ष हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? कितना दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है अंदर से, और इस तरीके से अंदर में दर्द है, आक्रोश भी है, दर्द भी है कि क्या हो गया हमारे झारखंड को, जिसके लिए हम लोगों ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। क्या हुआ? हम लोगों की इच्छा यही थी कि जो हमारे मुद्दे थे, विस्थापन का मुद्दा हमारा बड़ा मुद्दा था, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, बड़ी बड़ी योजनाएं बनी, हमारे लोगों को बाहर जाना पड़ा। यहाँ पे विस्थापन कैसे रुके, उसको लेकर सरकार को नीति बनानी चाहिए थी, और स्वरोजगार कैसे मिलेगा लोगों को, उस पर सरकार को नीतियां बनानी चाहिए थी, ताकि बेरोजगारी रुके। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति क्या है? हमारा आकलन है, मैं हर स्टेट गया हूं, केरल में, अहमदाबाद में, गोवा में, आपका दिल्ली में, मुंबई में। दिल्ली में 3.5 लाख लोग, मुंबई में 2.5 लाख लोग, गोवा में 1.5 लाख लोग। सारे जगहों की स्थिति मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। समुद्र के किनारे जो आज काम करते हैं वो झारखंड के लोग हैं, जो मछली मारने के लिए समुद्र में जाते हैं हमारे लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस राज्य को अलग किया गया, वो राज्य के सपने साकार नहीं हुए? जो सुदूरवर्ती गांव घर थे, जो यहाँ के आदिवासी कह लीजिए कि जो जंगलों में रहते हैं, वहाँ की भी जो है कि बुनियादी सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंची है। तो क्या लग रहा है कि ये उलगुलान जो था फिर से होगा एक बार? देखिए, ये तो परिस्थिति बनाता है सब कुछ, ये तो हम लोगों ने देख लिया। 25 साल हो गए, 25 सालों में एक एक करके मैं बता दूं, एक भी पॉलिसी नहीं बनी जिसके कारण झारखंड आंदोलन हुआ था। एक भी पॉलिसी नहीं, स्थानीय नीति नहीं बनी। आदिवासियों के लिए जो संविधान के अंदर में जितने प्रावधान थे कानूनन रूप से, पेशा कानून, लोग आज भी लड़ रहे हैं, पेशा कानून नहीं लागू हुआ इस राज्य में। 5th शेड्यूल, 70 साल गुजर गए 5th शेड्यूल बने हुए। आज़ादी के बाद 1956 ईस्वी में 5th शेड्यूल की परिकल्पना आई थी। 70 साल गुजर गए, 5th शेड्यूल कभी लागू नहीं हुआ। CNT एक्ट कब बना? 1908 में बना। 117 साल हो गए उन CNT एक्ट के, जमीन की लूट नहीं रुकी।
उसी प्रकार से पेशा कानून बना 1996 में। 27 साल गुजर गए पेशा कानून के, लागू नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ, इसके विपरीत काम हुआ इस राज्य के अंदर में। जमीनें लूट रही हैं, किसके जरिए? सरकार और अधिकारियों के गठजोड़ से जमीनें लूटी जा रही हैं। सीईओ अंचल अधिकारियों की पोस्टिंग होती है करोड़ों रुपए लेकर, और वो खुलेआम जमीन बेचने का काम कर रहा है सीएनटी एक्ट को वायलेट करके। ये स्थिति है इस राज्य के अंदर में, जहां कमीशन खोरी है। कोई भी योजना, आप आदिवासी विकास की योजनाएं मैं बता दूं, एक एक योजना बिना कमीशन लिए जमीन पर नहीं उतरती है। हमारे मंत्री हैं, हमारे एमएलए हैं, कमीशन चाहिए 20%, 25%, तब वो जाएगा जमीन पे उतरेगा। और जहां 20%, 25% कमीशन लिया जाएगा तो जमीन पर क्या उतरेगा, ये सोचने वाली बात है। ये है भ्रष्टाचार इस राज्य के अंदर में। एक लड़ाका जो जंगलों में घूम रहा है, हर जगह गतिविधि है, और एक सोच कि अपना राज्य अलग होगा, राज्य जब अलग होगा तो इस राज्य को सजाएंगे, संवारेंगे, सोने की चिड़िया, सोना का झारखंड। तो वो जो युवक लड़ता था, दहाड़ता था, बम गोलियों से खेला, कदम कदम पे मौत कह लीजिए कि आपका सामना हुआ, तो क्या वो राज्य अलग होने के बाद कोई प्रभाकर तिर्की को याद कर रहा है? वो मान सम्मान, वो आंदोलनकारी की जो पहचान थी, उसके लिए कि कभी ऐसा होता है कि नहीं, मुझे दर्द है कि मुझे वो मान, वो सम्मान, वो इज्जत नहीं मिला, लेकिन इस झारखंड राज्य के लिए मैंने बहुत कुछ किया। निश्चित तौर पर संतुष्टि है हमारी कि हमने जिस लड़ाई को शुरू की, उस लड़ाई को हमने मंजिल तक पहुंचाया, और आज जो राज बना है उसमें हम लोगों की बड़ी भूमिका है। हमको सम्मान कोई नहीं दे या नहीं दिया, या राज्य सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती है, हमको इसकी चिंता इसलिए नहीं है कि ये राज्य सरकार की बेईमानी है कि लड़ने वाले लोग, हम क्या 10,000, मैंने बताया कि 10,000 आंदोलनकारी हमारे साथ थे। आज किनको कितना पेंशन मिल रहा है? आपने मैया योजना समझा? मैया योजना में आप 2,500 देते हैं और आंदोलनकारियों को भी 3,500 देते हो, उसमें भी गिने चुने कुछ लोगों को। तो ये है अपमान आंदोलनकारियों का इस राज्य के अंदर में, और इस बात को जनता या जो आंदोलनकारी हैं वो समझ रहे हैं पूरी तरह से। अफसोस करने के अलावा उनके पास कोई गुजारा नहीं है। पॉलिटिकल राइवलरी के कारण से जो लड़ाके थे उनको अलग थलग किया गया, पॉलिटिकल राइवलरी के चलते, और आंदोलन करने वाले लोगों को अलग थलग किया गया। उनको अलग अलग तरीके से तोड़कर, उनको गुमराह करके, पॉलिटिकली डिमोटिवेट करके, और पूरे राज्य की स्थिति को खराब किया गया है। लेकिन हम ये मानते हैं कि परिस्थिति खुद बनती है। हमारे ही सामने उदाहरण है मणिपुर का, हमारे ही सामने उदाहरण है नेपाल का। किन परिस्थितियों में वहां लोग आक्रोशित हुए। अगर झारखंड में ऐसी परिस्थिति बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। जिसके लिए खुद लड़ाई लड़ी, उस राज्य में आज लूट खसोट, भ्रष्टाचार और तमाम तरह की गतिविधियां हो रही हैं, जिसके चलते लोगों ने लड़ाई लड़ी। आज उस झारखंड में इस चीज को देख के कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जब आंदोलन कर रहे थे, जब लड़ाई लड़ रहे थे, तो आप क्या सोचे थे कि राज्य जब बनेगा तो इस राज्य का मुखिया भी हम बनेंगे? ऐसा कभी नहीं सोचा हमने। हमारी एक जिम्मेवारी थी, क्योंकि हम छात्र थे, हमारा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं था। और मैं बता रहा हूं कि मैं पॉलिटिकली चुनाव लड़ने के पक्ष में मैं कभी भी नहीं था। चुनाव मैंने लड़ा जरूर, सिर्फ एक बार लोकसभा का चुनाव हमने लड़ा, एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। उसके बाद मैंने आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा। आज भी मेरे अंदर में पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है कि हम एमएलए बन जाए और हम मंत्री बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसा कोई एम्बिशन नहीं है। एम्बिशन इतना ही है कि जिस मकसद से इस राज्य को हम लोगों ने बनाया था वो मकसद पूरा होना चाहिए, चाहे किसी की सरकार हो, अबुआ सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस सरकार में शामिल रहे, किसी की भी सरकार हो, हमारी एक ही बात है कि हमने जिस बात के लिए लड़ाई लड़ा है उस बात को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार के पास है। तो क्या लगता है कि एक अगर वैसा सिचुएशन आता है, वैसी कोई चीज़ें फेस करनी पड़ती है, तो फिर उसी तरह की एक लड़ाई होगी तो प्रभाकर तिर्की की भूमिका होगी उसमें, या फिर? निश्चित तौर पर। अभी मैं संथाल परगना गया था, संथाल परगना में रोड में रैली निकली और सारे लोगों का मुर्दाबाद हुआ वहाँ, सीएम से लेके सारे एमएलएस का।
सारे लोगों ने मुर्दाबाद किया है। हमने कहा कि सरकार को मौका दो, उन्होंने कहा नहीं सर, मौका नहीं दे सकते हैं, ये सुधरने वाले नहीं है, लड़ाई ही एक विकल्प है, लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और सबसे पहले संथाल परगना में आंदोलन होगा, आप देख लीजिएगा, आज मैं बता दे रहा हूँ। तो इस 15 नवंबर को झारखंड 25 वर्ष का हो जाएगा और अपना धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती हो जाएगी, जिन्होंने उलगुलान किया था जुल्म, शोषण, अत्याचार और उस अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस बार जो 25 वर्ष हो रहा है, तो आपके लिए क्या ला रहा है कि उपलब्धियां हुई हैं, झारखंड ने कुछ खोया है या बहुत कुछ पाया? मैंने बता दिया कि उपलब्धियां नहीं हुई है जो हम लोग चाहते थे। झारखंड ने खोया है बहुत कुछ और अभी भी लोग उसी स्थिति में हैं। ये ढकोसला है, बिरसा मुंडा की जयंती मना लो, आदिवासी दिवस मना लो, स्थापना दिवस मना लो, ये पैसे का मिसयूज है, ठेकेदारी हो रही है इस ओकेजन के नाम पे, सरकारी खजाने की लूट हो रही है इस ओकेजन के नाम पे। लेकिन जिस मकसद से वो मनाया जाता है वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। तो एक उलगुलान होगा, निश्चित तौर पर उलगुलान होगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है, बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द रिजल्ट सामने आएगा। उलगुलान के लिए लोग तैयार हैं। तो उसमें लगातार हमें लगता है कि 4, 5, 7 साल तक लगातार ये सवाल पूछे जाते रहे हैं, झारखंड का लाल बाबू कौन है। और उसमें एक ऑप्शन में हमारा भी नाम था, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन थे उसमें उनका कोई संबंध नहीं था आंदोलन और इससे। तो आंसर भी सरकार ने बना के रखा था, हमारा नाम ही लाल बाबू रख दिया गया था। ये मुझे भी पता नहीं था। जब जेपीएससी में सवाल बार बार मैंने देखा, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, उसका गाइड मैंने देखा, ये कई बार ये सवाल आए थे, झारखंड का लाल बाबू कौन है प्रभाकर तिर्की। तो लाल बाबू का मतलब क्या? लाल बाबू का मतलब उन लोगों ने ऐसा बनाया होगा कि लाल सलाम वाला जो आंदोलन था, लाल झंडे वाला आंदोलन, तो मुझको उससे जोड़ के लोगों ने किया होगा। लेकिन लाल बाबू नामकरण उन्होंने जेपीएससी के माध्यम से हमारा, मतलब जिस तरह से आप लोगों ने धमाके किए, जिस तरीके से धमाके किए, जिस तरह की लड़ाई, जो लोग बोलते थे कि इन लोग माओवादियों से संपर्क में हैं, इन लोग उस तरह के संगठनों के संपर्क में हैं। तो सच्चाई क्या है कि नहीं? सच्चाई तो उस समय मैं सच बताऊं कि उस समय माओवादी का विस्तार भी नहीं हुआ था पूरी तरह से। और जहां हम जाते थे, हम लोग जाते थे, चाहे रंका गए, चाहे भंडरिया गए, चाहे पलामू के किसी भी जगह में गए थे, तो लोग हम ही लोगों को माओवादी समझते थे। क्योंकि हमारा ड्रेस जो उस समय था ऐसा ही, जैकेट पहनते थे, जीन्स पहनते थे, जैकेट पहनते थे, और सिर्फ एक पिट्ठू बैग होता था हमारे साथ में। और हम लोग मोटरसाइकिलों में 3-4 मोटरसाइकिल में 2-2, 3-3 करके चलते थे। यहाँ से चले तो सीधे गढ़वा। तो मतलब कोई ड्रेस कोड भी था आपका? ड्रेस कोड नहीं था, लेकिन वो ड्रेस कोड ऑटोमेटिकली हो गया था हमारा। हम जैकेट पहनते थे, जैकेट में ही सब सामान यहाँ से यहाँ रख के अपना चलते थे। मतलब गोलियां हो, पिस्टल हो। सामंतवाद के खिलाफ जो पलामू में आंदोलन चल रहा था, उसके खिलाफ में जो लोग एकजुट हुए थे, उसमें हम लोगों को बुलाया गया था। मैं बताऊं कि मुझे खबर मिली कि सामंतवाद से जुड़े जितने लोग हैं, उन लोग एक घर में हम लोगों पर हमले के लिए राइफल वगैरह लेके बैठे हैं। हम लोग भी पहुंचे अपनी गाड़ी से। हम लोग मीटिंग प्लेस में नहीं गए, मीटिंग चल रही थी, आम जनसभा थी। हम लोग इसी तरह चट्टान में बैठ गए। उन लोगों को लगा, उन लोगों ने कमेंट किया कि इनका फोर्स आ गया है, और उसके बाद से उन लोगों ने भी हमले का विचार त्याग दिया। हम लोगों की बड़ी मीटिंग हुई वहाँ पे रंका में बड़ी मीटिंग हुई। मीटिंग करके हम लोग आए, तो हम लोगों का ये ऐसे ही बन गया था। जहाँ जाते थे तो लोग, उस समय माओवाद का विस्तार नहीं हुआ था, माओवाद की लड़ाई भी नहीं शुरू हुई थी पूरे तरीके से। हम ही जहाँ जाते थे तो लगता था हम, अब चतनी बेड़ा में हम चले गए, कोई उस समय उस तरह का लड़ाई वहाँ पे नहीं था। आज जो जिस तरीके से डिस्टर्ब हुआ, उस अगल बगल के जो गांव प्रभावित हुए, उसके बाद हुए। नहीं तो इसके पहले तो हमारा फ्री मूवमेंट था। उधर थोलकोबाद हो गया, कीरीबिरू हो गया, मनोहरपुर हो गया, फ्री मूवमेंट था हमारा। और हम लोग जाते थे वहाँ पे, लोगों से मीटिंग करते थे, गांव में मीटिंग करते थे। हम कभी भी जनसभा बोल के मैदान में बुलाते नहीं थे किसी को, हम गांव में मीटिंग करते थे जाके गांव वालों के साथ।